नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्लास 9 के इंग्लिश चैप्टर 1 धर्म योद्धा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके संपूर्ण जानकारी को जानेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ें और सभी क्वेश्चन को इस चैप्टर के सभी बिंदुवार विश्लेषण को ध्यान से देखें। सभी लोग अपने बुक को ओपन करें। चैप्टर 1 है धर्म योद्धा। इसके राइटर का नाम है अर्जुन देव चरण। उन्होंने धर्म योद्धा के बारे में क्या लिखा है, इस पूरे चैप्टर का विश्लेषण हम लोग करके और फिर देखेंगे कि इसमें क्या क्या हमें जानना है, धर्म योद्धा में क्या पढ़ना है, और इस तरह से इसका हम लोग पूरी जानकारी का विश्लेषण देखेंगे। तो आइए देखते हैं धर्म योद्धा में अर्जुन देवचरण किन बातों के बारे में चर्चा की है। क्लास 9 के सभी बच्चों, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वह चैप्टर ओपन कर और इसे जानने का प्रयास करें, इसे सीखने का प्रयास करें। जैसे इसमें दिया हुआ है, अर्जुन देवचरण ए टीचर बाय प्रोफेशन। क्या कहा इसमें कि अर्जुन देवचरण जो इसके राइटर हैं, लेखक हैं, वह एक शिक्षक है। बाय प्रोफेशन मतलब पेशा से एक शिक्षक है। इज बेसिकली ए पोएट, और मुख्य रूप से वह एक कवि भी है। वो लेखन का कार्य करते, लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तो क्या हो गया कि अर्जुन देवचरण अ टीचर बाय प्रोफेशन इज बेसिकली ए पोएट, यानी अर्जुन देवचरण व्यवसाय से, पेशा से एक शिक्षक है, जबकि मुख्य रूप से वह एक कवि भी है। हिज प्लेज अपीयर्स लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री। हिज प्लेज मतलब उनका जो नाटक है ना, अपीयर लाइक ऐसा प्रतीत होता है, एन एक्सटेंशन ऑफ हिज पोएट्री मतलब उसकी सभी कहानी का, उनके सभी सारगर्भित भाव को प्रदर्शित करता है। द पोएट इन हिम सोज थ्रू हिज शॉर्ट, क्रिस्प एंड pithy लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है कि द पोएट इन हिम मतलब उनके द्वारा लिखा गया जो कविता है उसमें थ्रो हिज शॉर्ट्स मतलब छोटा रूप में, लघु रूप में, छोटा रूप में वो जो कविता लिखते हैं। क्रिस्प, क्रिस्प का अर्थ हो गया मतलब चटपटा, कुरकुरा टाइप का। एंड पिथी यानी सारगर्भित तरीका से जो लाइन लिखा गया, ऐसे गागर में सागर बढ़ने के समान हो गया। यानी कि अपने छोटे से लघु कविता में इन बातों का समावेश करते हैं। लाइन्स एंड द सॉन्ग ऑफ द कोरस इन हिज प्लेज। कोरस का मतलब हो गया समूह गान, यानी कि उनके नाटक को एक समूह में गाया जा सके, वह उनके नाटक को एक समूह में गाने के रूप में सारगर्भित किया जाता है। His first book of Rajasthani plays, published in the late 17 was received rather indifferently in the Rajasthani literary circles. अब इस लाइन में क्या कर रहा है इसको देखिए। His first मतलब उनका पहला, His first यानी कि उनके द्वारा लिखा गया था ना पहला, बुक यानी किताब, ऑफ राजस्थानी प्लेज जो राजस्थानी नाटकों में बहुत सारा प्लेज यानी कि राजस्थान के बहुत सारे नाटकों को अर्जुन देवचरण ने लिखा है, जिसमें उनका पहला राजस्थानी नाटक जो था पब्लिश्ड इन द लेट 70s यानी कि 70s यानी 70 के दशक के अंतिम समय में पब्लिश किया गया था, प्रकाशन किया गया था। was received rather indifferently in the Rajasthani literary circle, जिन्हें राजस्थान में ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाई थी, और वह अपने राजस्थानी जो शिक्षा भाषा व्यवस्था है उस समूह में उन्हें जैसे तैसे पब्लिश किया गया, मतलब उनका ज़्यादा मान्यता नहीं मिल पाया। टिल द टाइम ड्रामा इन राजस्थानी हैड मीन्ड आइदर some story act, one plays in social issue like widow remarriage, dowry, etc. Till that time मतलब उस समय में जो इन्होंने लिखा ना, तो उस समय में ड्रामा इन राजस्थानी मतलब राजस्थान में जो नाटक किया जाता था
ड्रामा किया जाता था, नाटक, had meant either some story, one act play in social issue, उस समय के सामाजिक मुद्दा, जैसे समावर्त उस समय में जो सामाजिक मुद्दा हुआ करती थी, समाज का जो परिवेश में जो भी घटनाएं और मुद्दा होती थी, लाइक विडो री मैरिज, विडो का अर्थ हो गया विधवा और री मैरिज मतलब पुनर्विवाह, जैसे जहाँ पे री लग गया वहाँ पे उसका दोबारा उसका यूटिलाइजेशन, जैसे कि रिपेयर मतलब फिर से बनाना, वैसे ही री मैरिज मतलब पुनर्विवाह, दोबारा शादी करना। तो उस समय के जो इशू थे समाज के, जो ज्वलंत इशू हुआ करती थी कि विडो री मैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह, डॉरी, दहेज इत्यादि पर उनके नाटक को केंद्रित किया गया। और द फॉक प्लेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एंड मैथोलॉजिकल थीम्स, यानी उस समय का जो फोक मतलब हो गया लोकगीत, जैसे हर एक स्टेट का अपना एक गीत होता है, वैसे ही उनके नाटक में बहुत तरह के लोकगीत को गाया जाता था और वहाँ के हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक परिदृष्टि पर, और इसके साथ साथ मैथोलॉजिकल मतलब पौराणिक घटनाओं पर आधारित हुआ करती थी, जिसे वह अपने प्लेज में नाटक में सारगर्भित करते थे। ए फुल लेंथ प्लेज ऑन ए कंटेम्पररी थीम वाज बियॉन्ड कंजेक्चर। अब यहाँ क्या कर रहा है कि उस समय के समकालीन सभी परिघटना को जिसका अनुमान लगाया जाता था, अनुमानित किया जाता था, इन सभी के बारे में अर्जुन देवचरण अपने सारे समावेश में अपने प्लेज यानी नाटक के रूप में उनको प्रदर्शित करते थे। आगे देखिए, हाउएवर अर्जुन्स अराइवल ऑन द सीन ऑफ सिग्निफिकेंट not only in terms of dramatic literature but also of modern theatre। अब देखिए यहाँ क्या करा, however जबकि अर्जुन अराइवल मतलब नाटक के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में अर्जुन का जो अराइवल हुआ यानी कि उनका जो नाटक के क्षेत्र में पदार्पण हुआ, ऑन द सीन ऑफ सिग्निफिकेंट उस समय के महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब हो गया कि सीन ऑफ सिग्निफिकेंट मतलब समकालीन महत्वपूर्ण परिघटना, नॉट ओनली इन टर्म ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, जो कि न वहाँ के केवल ड्रामेटिक लिटरेचर पर यानी कि उस समय के भाषा क्षेत्र पर जिसे हम प्ले या नाटक करते उसमें, बट ऑल्सो ऑफ मॉडर्न थिएटर, लेकिन उस समय के आधुनिक परिदृश्य पर भी परिघटना पर वह समाहित था। अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड, अब अर्जुन देव चरण के जो नाटक थे ना जिन पे उन्होंने लिखा था, बहुत सारे नाटकों का समावेश किया, तो अर्जुन देव चरण के नाटक निम्नलिखित थे। तो अर्जुन देव्स प्लेज इंक्लूड, तो अर्जुन देव चरण के कौन कौन से नाटक थे, तो इनका था 2 नाटक आजरा, पहला उन्होंने लिखा 2 नाटक आजरा, इसके बाद लिखा ग्वारी, एंड इसके बाद लिखा शंकरियो, फिर हो गया शंकरियो, बोल मारी, मछली, ये सब उनके द्वारा लिखा गया नाटक है। ये सारे नाटक को उन्होंने लिखा और इसके साथ ही किट्टो, पानी, धर्म योद्धा एंड मुक्ति गाथा, ये सारे नाटक हैं, ये सारे प्लेज हैं जो अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखा गया था। अब ये इनकी भूमिका हो गई मतलब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अर्जुन देव चरण। उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे स्ट्रगल किया, वो एक पेशा से शिक्षक थे, इसके साथ ही वह कविता लिखा करते थे और उन्हें समूह में कोरस में गाया जाता था। सभी लोग, धीरे धीरे उनको स्थान नहीं मिला लेकिन सिद्धि मिलनी शुरू हो गई और इस तरह से उनका प्लेज यानी नाटक समकालीन परिस्थिति को चित्रित करने लगा। अब आगे देखिए क्या करा है, धर्म योद्धा इज द स्टोरी ऑफ पद्मा।
अब इसमें धर्म योद्धा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो धर्म योद्धा जो है वह कहानी है पद्मा नाम की लड़की का। धर्म योद्धा इज ए स्टोरी ऑफ पद्मा। धर्म योद्धा पद्मा की स्टोरी है। ए यंग गर्ल, जो एक युवा लड़की है, एजुकेटेड थ्रू स्क्रिप्चर्स लाइक द रामायणा एंड महाभारता etc, जो कि शिक्षित है किन चीज़ों से, तो रामायण और महाभारत जैसे पुराण को पढ़कर और उसकी बातों को समझकर, इन सभी चीज़ों से वह शिक्षित है। She feels aggressive and agitated by the uncharitably orthodox attitude of society towards women. She feels मतलब वो अनुभव करती है, aggressive and agitated यानी पीड़ित और दुखी मन से वह अनुभव करती है, by the uncharitably मतलब रूढ़िवादी व्यवहार, अनचैरिटेबली ऑर्थोडॉक्स मतलब कि उस समय के रूढ़िवादी व्यवहार से और वैसी प्राचीन परंपरा से, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन मतलब महिलाओं के प्रति जो सोचने की प्रक्रिया होती है उसकी रूढ़िवादी परंपरा से वह बहुत ज़्यादा भयभीत है, दुखी है और चिंतित है। She repeatedly questioned her parents and her teachers. वह जो पद्मा अपने माता पिता से और शिक्षक से बार बार प्रश्न करती है। She repeatedly questions her parents, अपने अभिभावक से, माता पिता से क्वेश्चन करती है, and her teacher और अपने शिक्षक से भी क्वेश्चन करती है, अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं का राइट्स मतलब अधिकार क्या है, एंड आइडेंटिटी ऑफ वुमेन औरत की पहचान क्या है, एंड आस्क देम वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज और सभी से वो पूछना चाहती है क्या किसी लड़की की शादी यानी एक औरत की पहचान क्या उसकी शादी के बाद होती है। तो एंड मतलब और, आस्क देम और उनसे पूछना चाहती है, वेदर हर आइडेंटिटी क्या उसकी पहचान, एक महिला की पहचान, इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज क्या उसका पहचान उसकी शादी पर निर्भर करती है। तो ये सारे प्रश्नों को लेकर पद्मा अपने माता पिता से और इसके साथ ही अपने शिक्षकों से बार बार प्रश्न करती है कि आखिर औरत की पहचान क्या है। तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी, जिसमें धर्म योद्धा में अर्जुन देवचरण ने अपने जीवन काल में कौन कौन से प्लेज अर्थात नाटक को लिखा और उसका समावेश कैसे किया, तो इनके बारे में जानने। अब आइए हम लोग चैप्टर में देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। प्लीज ओपन योर बुक एंड शो दैट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। तो धर्म योद्धा में हम लोग जानेंगे कि अब क्या चैप्टर में कर रहा है। तो पद्मा नाम की लड़की है। प्लीज ओपन योर बुक एंड देन गो थ्रू वन बाय वन। इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंड एंड टू नो अबाउट दिस लेसन। तो पद्मा बोलती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन। पद्मा बोल रही है कि माँ व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन, औरत की पहचान क्या होती है। माँ Why do you ask that? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। अब माँ बोलती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो कि औरत की पहचान क्या होती है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है पद्मा, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब पद्मा का फिर प्रश्न है कि हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ, मैं भिन्न कैसे हूँ दूसरों से अलग। डिफरेंट मतलब अलग होना, भिन्न होना। तो हाउ एम आई मतलब मैं कैसे, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स दूसरों से भिन्न कैसे हूँ। माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, तुम मेरी बेटी हो। आवर ओनली चाइल्ड, मेरी एक लौती बेटी, मतलब ओनली चाइल्ड का मतलब हो गया एक ही संतान। आवर ओनली चाइल्ड, मेरी एक लौती बेटी, एंड योर फादर्स डार्लिंग,
और अपने पापा की प्यारी हो। डार्लिंग का मतलब प्यारी हो गया, तो योर फादर्स डार्लिंग मतलब अपने पिताजी की प्यारी हो। पद्मा, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी। पद्मा कहती है कि पापा तो मुझसे ज़्यादा पैसों के बारे में चिंता करते हैं। यानी फादर केयर्स मतलब पिताजी परवाह करते हैं, चिंता करते हैं। मोर फॉर मनी मतलब ज़्यादा तो पैसों की चिंता करते हैं, देन फॉर मी मुझसे ज़्यादा तो वो पैसों के बारे में चिंता करते हैं, पैसा के पीछे रहते हैं। इट टेक्स ए हार्ट टू वेस्ट ऑफ लव। क्या यह दिल से प्यार करने की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत है, क्या इसी को प्यार कहते हैं? माँ, फॉर होम डज ही सेव मतलब वो किसके लिए कमा रहे हैं, वो जो पैसा कमा रहे हैं। फॉर होम किसके लिए, डज ही सेव वो कमा रहे हैं, किसके लिए बचा रहे हैं। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू सेक, वह ऐसा जो भी काम कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, केवल तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग के पास दिल नहीं है। अब पद्मा कहती है कि पापा जो हमसे ज़्यादा पैसा पर केयर करते हैं, पैसा के बारे में चिंता करते हैं, उसी की परवाह करते हैं, तो उन्हें प्यार के लिए दिल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो तो पैसा के पीछे रहते हैं, तो ज़्यादा पैसा की चिंता करते हैं। तो माँ बोलती है कि वह किसके लिए कमा रहे हैं। फॉर होम डज ही से, वो किसके लिए कमा रहे हैं, वो तो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं ना। ही डज ऑल दिस ओनली फॉर यू से, तुम्हारी भलाई के लिए जो भी कमा रहे हैं वो तुम्हारे लिए कमा रहे हैं। तो इसमें पद्मा बोलती है, फिर माँ बोलती है कि यू शुडंट थिंक मतलब तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए दैट आई हैव नो हार्ट कि मुझे हम लोग के मेरे पास हृदय नहीं है, दिल नहीं है। पद्मा, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू। पद्मा बोलती है मैंने ऐसा आपके लिए तो नहीं कहा ना, मैं तो पापा को बोली, आपको तो नहीं बोली। बट आई डिडंट से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। इट ऑफ यू, यह तो मैं आपके लिए नहीं बोला ना, ये तो मैं पापा के लिए बोला कि उनके पास दिल नहीं है और वो हमसे ज़्यादा पैसा का चिंता करते हैं। तो माँ बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू डिडंट से इट ऑफ यू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। माँ, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम। माँ बोलती है मैं किसी भी तरह से उनसे अलग नहीं हूँ, उनसे एट द सेंस ऑफ पद्मा के फादर से। तो आई एम नॉट मतलब इन एनी वे, मैं किसी तरीका से, डिफरेंट फ्रॉम हिम उनसे अलग नहीं हूँ। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विथ हिज मतलब मेरी पहचान भी जो है वह उनके साथ जुड़ा हुआ है। लिंक्ड मतलब जुड़ना। तो माई आइडेंटिटी इज ऑल्सो लिंक्ड विथ योर फादर, तो तुम्हारे पिताजी से भी मेरे पहचान जुड़ी हुई है। हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं उनके साथ एक बंधन में बंधी हुई हूँ। मतलब हम दोनों एक बंधन में बंधे हुए हैं। तुम यदि पिताजी को बोल रही हो, इसका मतलब मुझे भी बोल रही हो, तो हम दोनों अलग नहीं हैं। इंटर्स पद्मास फादर, इतना में पद्मा के पिताजी की एंट्री होती है। मतलब दोनों माँ बेटी में बात होते रहती है, तो इस बीच में पद्मा के पिताजी आते हैं। फादर, व्हाट इज दिस टॉक अबाउट द बॉन्ड, यानी कि तुम लोग व्हाट इज दिस, तुम लोग जो ये बात कर रहे हो, टॉक अबाउट द बॉन्ड, तुम लोग किस बॉन्ड यानी बंधन के बारे में बात कर रहे हो। पद्माज मदर, पद्मा की माँ, तुम दोनों माँ बेटी जो हो किस बंधन के बारे में बात कर रहे हो। माँ, हियर इज योर फादर, और माँ बोलती है कि ये लो यहाँ तुम्हारे पिताजी हैं। आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, अब तुम इनसे वह सभी पूछो जो तुम जानना चाहती हो। आस्क हिम, इनसे पूछो। वट एवर यू वॉन्ट टू नो, तुम जो जानना चाहती हो। फादर, वट इज इट माई चाइल्ड, मतलब क्या है, ऐसा कौन सा बात है, क्या जानना है मेरा बच्चा। माई चाइल्ड मतलब मेरे बच्चे, बोलो। माँ, शी वॉन्ट्स टू नो वट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, माँ कहती है कि वह जानना चाहती है कि आखिर औरत की पहचान क्या होती है। शी वॉन्ट्स टू नो वट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। फादर,
यू विल नो इट, तुम इसे जानोगे। डियर व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तो तुम इसके बारे में जान जाओगे कि औरत की पहचान क्या होती है। पद्मा, डज मैरिज लेड आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन। पद्मा फिर प्रश्न करती है कि क्या शादी जो है वह एक औरत की पहचान होती है, यानी शादी से ही औरत की पहचान होती है क्या। डज मैरिज लेड, क्या शादी के द्वारा ही औरत की पहचान होती है। माँ, व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड। माँ बोलती है उस औरत का क्या, व्हाट इज अ वुमन, वैसी औरत किस काम की, विदाउट ए हस्बैंड, जिसके पास पति ना हो, यानी कि बिना पति के औरत का कोई महत्व नहीं होता। पद्मा, व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। अब उनके बारे में क्या कहोगे जिन्होंने शादी नहीं की है। वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने शादी नहीं की है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है। फिर पद्मा क्वेश्चन करती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड। अब उनके बारे में क्या ख्याल है जो कि शादी ही नहीं करते हैं। माँ, वाई डू यू ऑलवेज आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन। माँ बोलती है कि वाई डू यू ऑलवेज, क्या क्यों तुम हमेशा आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चन, ऐसी बेतुकी क्वेश्चन तुम क्यों कर रही हो, बेकार के प्रश्न क्यों कर रही हो, बिना दिमाग के प्रश्न क्यों कर रही हो, जिसका कोई महत्व नहीं है वैसे प्रश्न को तुम क्यों कर रहे हो। पद्मा, व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। फिर पद्मा का क्वेश्चन आता है। पद्मा बार बार क्वेश्चन करती है और बार बार ये प्रश्न जानना का प्रयास कर रही है, जानने का कि आखिर औरत की पहचान क्या है। तो पद्मा कहती है व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। वैसे औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसके पति गुजर गए हैं, नहीं है, मर गए हैं। माँ, लाइफ इज हेल फॉर हर। माँ बोली वैसे औरत का जीवन नर्क के समान हो जाता है। पद्मा, दैट्स इनजस्टिस। पद्मा फिर बोलती है यह तो अन्यायपूर्ण बात है, अनीतिपूर्ण बात है। इनजस्टिस मतलब अन्याय, यह तो बहुत ही अन्याय वाली बात है। माँ, यू नीडंट लाइक टू जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर। अब यहाँ कर माँ बोले यू नीडंट मतलब तुम्हें नहीं चाहिए टॉक ऑफ जस्टिस, न्याय और अन्याय की बातें तुम्हें नहीं करनी चाहिए। यू डिडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, यहाँ तुम और न्याय और अन्याय की बात नहीं करो। पद्मा, वाई, क्यों। माँ, ओवर हियर वुमन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन। माँ फिर बोलती है कि ओवर हियर पूर्ण रूप से जान लो कि वुमन डोंट हैव, औरत को यह अधिकार नहीं है, राइट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, ज्यादा प्रश्न करने का अधिकार औरत को नहीं दिया गया। पद्मा, व्हाट राइट डू दे हैव देन। फिर पद्मा बोलती तो उसको क्या अधिकार दिया गया, औरत को क्या अधिकार दिया गया। व्हाट राइट डू दे हैव देन, तब उनके पास कौन सा अधिकार है। फादर, राइट्स आर फॉर इक्वल डियर। अब पद्मा के पिताजी बोलते हैं जो राइट्स हैं मतलब अधिकार जो हैं वह बराबर होते हैं, दोनों के लिए बराबर होते हैं। मतलब बेटी को फिर समझाते हैं कि राइट्स आर फॉर इक्वल्स, दोनों के लिए जो राइट्स हैं अधिकार है वो बराबर होते हैं। डियर मतलब प्रिय बेटी, राइट्स दोनों के लिए बराबर होती हैं। पद्मा, वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस ऑफ बार्गेनिंग, one shouldn't live in such a place. Why is a home। अब देखिए क्या करा है कि उस होम के बारे में, उस घर के बारे में, क्यों वैसे घर में महिलाएं रहें जो कि सौदे का घर हो, यहाँ पे जहाँ पे सौदेबाजी की जाती है। तो वाई इज ए होम कंसिडर्ड ए प्लेस फॉर बार्गेनिंग, मतलब घर में बार्गेनिंग करना यानी फिर महिलाओं को के साथ भेदभाव करना, लड़कियों के साथ भेदभाव करना, ये जो अंतर है वह बार्गेनिंग का जो जगह है, वह सौदे का घर है। वन शुडंट लिव इन सच ए पैलेस, वैसे जगहों पर नहीं रहना चाहिए, उसे जगहों पर जहाँ पे कि बार्गेनिंग हो या सौदेबाजी हो, यहाँ पे जो खरीद बिक्री हो या फिर दहेज की मान्यता और डिमांड हो, क्या वहाँ यह सब बातें जो है वहाँ पे रहनी चाहिए, सौदे के घर में रहना चाहिए। तो वन शुडंट मतलब किसी को वैसे घर में लिव इन सच ए प्लेस, वैसे जगहों में नहीं रहना चाहिए। फादर, you will get the same replies to these questions
वेयर एवर यू गो। अब पापा इसको बोलते हैं कि यू विल गेट, तुम ऐसे ही उत्तर को पाओगे, सेम रिप्लाई, जैसे ही तुम्हें पुनरावृत्ति, ऐसे ही बातें तुम्हें मिलेगी टू दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का यही उत्तर तुम्हें मिलेगा वेयर एवर यू गो, जहां तुम जाओगे, यानी कि जहां तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम जहां जाओगे ना वहां पर भी इसी तरह क्वेश्चन का सेम रिप्लाई, जैसा ही तुमको उत्तर मिलेगा कि औरत की पहचान उसके पति या उसके परिवार से ही होती है और पुरुष प्रधानता ही होती है। पद्मा, बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। फिर पद्मा बोलती है ऐसी बातें तो नहीं है, अब जो आइडेंटिटी ऑफ ए वुमन है, मतलब महिलाओं की जो पहचान है, इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, वह मनुष्य के, मानव के भाग दौड़ रेस, मतलब जितने मानव विकास कर रहे हैं ना उसकी पहचान होती है औरत। यानी कि एक लाइफ साइकिल में मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो फीमेल के भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है परिवार रूपी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। वैसे व्हीकल्स जिसको लाइफ बोलते हैं उसमें मेल फीमेल दोनों का किरदार बराबर होता है। तो यहाँ पर पद्मा फिर बोलती है बट द आइडेंटिटी ऑफ ए वुमेन, लेकिन औरत की पहचान तो यह होनी चाहिए ना, इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, मतलब मनुष्य की जो रेस होती है, मनुष्य के जो भाग दौड़, जो मनुष्य की आज के डेट में जो वृद्धि हो रही है, जो गतिशीलता बढ़ रही है, उससे औरत की पहचान होती है। जैसे किसी सफल व्यक्ति के पीछे, किसी सफल, जो कोई सफल है उसके पीछे किसी स्त्री या महिला बहन किसी का हाथ होता है, तो वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि दोनों मिल करके लाइफ को अच्छा बना पाए। तो यहाँ पे क्या कर रही है पद्मा कि आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस, मानव के भाग दौड़ की पहचान औरत होती है। ए सोसाइटी सेंस वुमेन, एक समाज जो है, सेंस मतलब विदाउट, कोई भी समाज बिना महिला के नहीं रह सकता है। यानी कि समाज में महिलाओं का एक किरदार है, क्या उन्हें घर के अंदर ही रखना या उन पर बंदिशें डालना, ये सब के बारे में कहा गया है कि एक पहचान जो होती है, यानी कि औरत की जो पहचान है वह केवल घर के अंदर ही ना हो, और समाज वैसा जिसमें महिलाएं नहीं होती हैं, तो वह विदाउट वुमेन, बिना महिला का जो समाज होता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सोसाइटी सेंस वुमेन, बिना औरत के समाज नहीं हो सकती है। फादर, दैट्स वाई दे से दैट मैरिज लेंड्स द आइडेंटिटी, अब पिताजी बोल रहे हैं इसलिए तो कहा गया है कि शादी के बाद ही औरत की पहचान होती है। दैट मैरिज लेट्स दिस आइडेंटिटी, यानी कि औरत की पहचान को वह उसकी शादी तय करती है। पद्मा, सो इफ ए गर्ल डजंट गेट मैरिड, अतः वह लड़की जो शादी ही ना करे, सी हैज नो आइडेंटिटी, क्या उसकी कोई पहचान नहीं होती। यानी कि प्राचीन परंपरा जो होती है, नारी के प्रति जो परंपरा बनी हुई है और पीछे से जो भावना बनी हुई है, उनके बारे में, जस्टिस और इनजस्टिस के बारे में जो न्याय की गई है, यह रूढ़िवादी परंपरा के विषय में जो कहा गया है, इसमें इस मान्यता और अवधारणा को तोड़ने की बात कही है ना, ताकि आज के समय में सभी बराबर है और राइट फॉर इक्वल्स, दोनों को अधिकार बराबर दिया गया है और सभी अपने टैलेंट से सभी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ ए गर्ल डजंट गेट मैरिड, यदि कोई लड़की शादी नहीं करती है, सी हैज नो आइडेंटिटी, उसके पास कोई पहचान नहीं होती। वाई इज इट दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, और ऐसा कौन सा परंपरा, कौन सा नियम बना हुआ है कि एक अनमैरिड मैन, मतलब बिना शादी के हुए आदमी को लोग साधु, संत और ब्रह्मचर्य जैसे उपाधि देते हैं, और वह मनुष्य जो पुरुष होते हैं, जो बिना शादी के होते हैं, उन्हें समाज में एक विशेष प्लेटफॉर्म दिया जाता है, विशेष भाव दिया जाता है, उन्हें साधु के रूप में जाना जाता है। तो अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड एंड कॉल्ड ए सेंट, और उन्हें साधु कहा जाता है, ब्रह्मचर्य के साथ वो साधु हो जाते हैं। वाइल एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल एंड वेंट ऑन, जबकि एक बिना शादीशुदा औरत को अनैतिक और गलत दृष्टि से देखने वाला समाज में उसको मान्यता दी जाती है। यानी कि एक पुरुष शादी ना करे तो उन्हें ब्रह्मचर्य और साधु की मान्यता दी जाती है, और यदि एक स्त्री शादी न करे तो उसे अनैतिक कहा जाता है,
और गलत दृष्टि से देखने वाले की मान्यता हो जाती है, भेदभाव किया जाता है। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? तो यह आपका जो स्टोरी है, पहला धर्म योद्धा हम लोगों ने देखा। इसमें पद्मा अपने माता पिता और शिक्षक से बार बार प्रश्न करती है कि औरत की पहचान क्या होती है, और उसकी बार बार यही प्रश्न होती है कि केवल शादी ही औरत की पहचान नहीं होती है। मॉडर्न युग में सभी फील्ड में महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, सभी अपने टैलेंट से आगे बढ़ रही हैं, इसलिए सभी की अपनी पहचान अलग होती है, ना कि शादी से होती है, बल्कि उनकी पहचान उनके कर्तव्यों से होती है। इन्हीं बातों को इस चैप्टर में बताया गया है, जहाँ पे पद्मा बार बार अपने जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण प्रश्नों को रखती हैं और उसके जवाब को उसके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाता है, जिसमें वह संतुष्टि फील नहीं करती है और वह जस्टिस इनजस्टिस के साथ में दोनों में यह बताती है कि महिलाएं किसी फील्ड में पुरुष से कम नहीं है। तो धर्म योद्धा का मतलब है कि धर्म के लिए लड़ाई लड़ने वाला, यानी कि महाभारत में धर्म युद्ध हुआ था, वैसे इस चैप्टर में धर्म युद्ध का मतलब हो गया कि हमें किसी भी तरह से महिलाओं से भेदभाव नहीं करना चाहिए और लिंग के आधार पर कभी भी भेदभाव करना एक अपराध है। सभी में एक टैलेंट होता है और टैलेंट की पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर था जो हम लोगों ने पढ़ा। अभी इसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह से एक औरत की पहचान होती है और अपने माता पिता से वह किस तरह से महिलाओं के प्रति संवेदनशील प्रश्नों को लेकर बार बार जिज्ञासु प्रश्न करती है और अपने जवाब से अंत में सबको संतुष्ट करती है। तो यह वीडियो आपको चैप्टर 1 बच्चों की बार बार डिमांड के आधार पर धर्म योद्धा चैप्टर 1 का हम लोग ने विश्लेषण किया। आप उस बुक को ओपन करें और इसके साथ ही क्लास 9 के सभी बच्चे धर्म योद्धा चैप्टर 1 को निकाल कर इस वीडियो को देखें और ध्यान से इसको पढ़ें, आपको समझ में आएगी। और इस तरह से हम चैप्टर 1 कंप्लीट किए। आप मन लगाकर पढ़ें, हमेशा खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें और इसी तरह से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें। इसके साथ ही आप अपने लक्ष्य और ड्रीम को लेकर के पॉजिटिव क्वालिटीज़ के साथ आगे बढ़ें। तब तक के लिए गुंजन सर मैं मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।